ये कहानी शुरू होती है साल 2021 सियोल में, जहां पर रियल एस्टेट बाजार अभी अपनी पीक पर है और आम लोगों के लिए घर और अपार्टमेंट्स खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी वू सॉन्ग, जो इस कहानी का हीरो भी है, एक 9 to 5 जॉब करता है और अपनी सारी ज़िंदगी की सेविंग्स लगाकर और एक भारी लोन लेकर एक अपार्टमेंट खरीदता है। इस घर को वो एक सिंबल की तरह देखता है, जहाँ पर वो और उसकी मंगेतर फ्यूचर में हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ट्रेजिक मोड़ तब आता है जब 3 साल बाद रियल एस्टेट बाज़ार बहुत नीचे गिर चुका है और घरों की कीमतें आधी से भी कम रह गई हैं। वू सॉन्ग को बैंक से लिया हुआ लोन भी चुकाना है, यहाँ तक कि उसकी मंगेतर भी उसे छोड़कर चली गई है। पैसे बचाने के लिए वू सॉन्ग अभी एक पार्ट टाइम डिलीवरी गाय की जॉब भी करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ना आए इसलिए वो अपने ही घर में गर्मी और अंधेरे में रहता है। उसकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब उसे ऊपरी मंजिल से लगातार अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले तो वो इनको इग्नोर करता है, लेकिन जब नीचे के पड़ोसी यानी 1301 के किराएदार लगातार उन आवाज़ों का जिम्मेदार वू सॉन्ग को ठहराते हैं और डेली उसके दरवाजे पर एक नोट छोड़ के जाते हैं, तो वू सॉन्ग ऊपरी मंजिल यानी कि 1501 के किराएदार से मिलता है, जो कि एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम जिनहो है। जिनहो भी उस शोर का जिम्मेदार अपने आप को ना बताकर ऊपरी वाली मंजिल यानी कि 1601 या 1701 को बताता है। वू सॉन्ग इस सब से परेशान होकर इस पूरी बिल्डिंग के रिप्रेजेंटेटिव युनहुआ के पास जाता है। युनहुआ उसे कुछ पैसे देकर चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि इस अफवाह से बिल्डिंग की कीमत और भी गिर सकती है। युनहुआ उसको बताती है कि आवाज़ों का रीज़न बिल्डिंग की बनावट और पुराना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। वू सॉन्ग, जो कि पहले से ही परेशानी में चल रहा है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, वो युनहुआ के दिए हुए पैसे लेकर वहाँ से चला आता है। लेकिन इस सब के बाद भी आवाज़ें नहीं रुकती। वू सॉन्ग की डिलीवरी जॉब भी एक एक्सीडेंट में हुए नुकसान की वजह से चली जाती है। तब ऑफिस में उसका एक साथी उसको क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, जहाँ पर उसको कम कीमत पर कॉइन्स खरीदने हैं और लिबरेशन डे पर 815% के प्रॉफिट से बेचने हैं। दोस्तों, लिबरेशन डे कोरिया में इंडिपेंडेंस डे की तरह ही 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। कहानी पर वापस आते हैं। 815% के प्रॉफिट के लालच में आकर वू सॉन्ग युनहुआ के एक रिश्तेदार को अपना ही फ्लैट कम कीमत पर बेच देता है और एडवांस में मिले पैसों को क्रिप्टो कॉइन्स में लगा देता है। जैसे जैसे लिबरेशन डे नज़दीक आता है, आवाज़ें और तेज़ होने लगती हैं, मानो वू सॉन्ग को कोई जानबूझकर परेशान कर रहा हो। एक रात जब वू सॉन्ग सो रहा होता है तो कोई उसके अपार्टमेंट में चोरी छुपे घुसता है और लैपटॉप में उसकी सारी क्रिप्टो करेंसी के प्लान्स देखता है। अगले दिन जब वू सॉन्ग सोकर उठता है तो वो देखता है कि सारे पड़ोसी उसके गेट पर खड़े हैं और उन आवाज़ों का जिम्मेदार उसी को ठहरा रहे हैं। वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर और युनहुआ भी मौजूद है। अपार्टमेंट की तलाशी लेने पर छुपा हुआ फ़ोन और एक स्पीकर मिलते हैं। तभी नीचे वाली मंजिल 1301 का इंसान वू सॉन्ग से झगड़ा करने का नाटक करता है और दिखावा करता है कि वू सॉन्ग ने उसको मारा। इस सब की वजह से वू सॉन्ग को जेल जाना पड़ता है। लिबरेशन डे नज़दीक है। वू सॉन्ग के दिमाग में अब बस स्टॉक्स चल रहे हैं। वो हबड़ा तबड़ी में ऑफिसर्स को चकमा देकर एक कैबिन में घुस जाता है और वहाँ रखे कंप्यूटर से क्रिप्टो स्टॉक्स बेचने की कोशिश करता है, लेकिन एंड टाइम पर कंप्यूटर अनप्लग होने से स्टॉक्स नहीं बेच पाता और उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। दोस्तों, ये सीन इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन है। युनहुआ उसको ज़मानत पर छुड़ा लेती है। वू सॉन्ग, जो पूरी तरह से टूट चुका है और आत्महत्या करने का फैसला लेता है, लेकिन जिनहो उसको रोक लेता है और साथ में इस सब की इन्वेस्टिगेशन करने का दिलासा देता है। दोनों काम पर लग जाते हैं और चोरी छुपे 1301 के अपार्टमेंट में घुसते हैं। वहाँ पर मिले डॉक्यूमेंट से उनको पता चलता है कि युनहुआ ने इस बिल्डिंग के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बहुत कम कीमतों पर खरीदे हुए हैं, जिसके पीछे दोनों को कीमत गिराने की कोई चाल लगती है। प्लान करके वू सॉन्ग युनहुआ के अपार्टमेंट में भी चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पेंट हाउस है, जहाँ वू सॉन्ग को एक सीक्रेट रूम मिलता है जो उन अनजान आवाज़ों का बेस भी हो सकता है। वहाँ से निकलने के बाद वू सॉन्ग को जिनहो पर भी शक होता है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में मिला हुआ वो अनजान फ़ोन जिनहो के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। वू सॉन्ग चुपके से जिनहो के अपार्टमेंट में घुसता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। जिनहो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है और हिडन कैमरास की हेल्प से बिल्डिंग के हर किराएदार की निगरानी रख रहा है। उसने ही वू सॉन्ग के रूम में वो फ़ोन और स्पीकर रखा था। उसने ही 1301 के इंसान को पैसे देकर वू सॉन्ग को जेल में फंसाया। जिनहो का सीधा मकसद वू सॉन्ग को मोहरा बनाकर युनहुआ को फंसाना है, जिससे कि युनहुआ का करप्शन सामने आ सके।
खराब कंस्ट्रक्शन, रिश्वत और इलीगल प्रॉपर्टीज, ये सब रिवील हो सके। युनवा जो कि एक लॉयर है और उसी की वजह से जिनहो का करियर बर्बाद हुआ, तो जिनहो का गुस्सा यहाँ पर पर्सनल भी दिखाई देता है। अब जिनहो जो कि एक पूरा साइको बन चुका है, वो 1301 की लेडी को भी मार देता है। वहाँ वू सोंग जो बेड के नीचे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा है। जिनहो के हाथों पकड़े जाने पर वू सोंग जान से न मारे जाने के डर से जिनहो की हेल्प करने की डील करता है। अब दोनों 1301 की बॉडी को लेकर युनवा के पेंट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ युनवा के पति को भी जिनहो बेरहमी से मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो चाकू से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। युनवा अपनी बातों से मैनिपुलेट करके वू सोंग को कहती है कि वो जिनहो को ख़त्म कर दे और बताती है कि वो लेजर जिसमें करप्शन के सबूत हैं वो मैगजीन्स के पीछे छुपा है। वू सोंग उसकी बात नहीं मानता तो युनवा उस पर भी हमला कर देती है। उधर जिनहो जो अभी तक जिंदा है वू सोंग को गला घोटकर मार देता है और मरने से पहले वू सोंग को लेजर पब्लिक करने को कहता है ताकि ये करप्शन सबके सामने आ सके। मगर वू सोंग जो सब कुछ हो चुका है, पैसा, अपार्टमेंट, डिग्निटी, वो अब एक बड़ा फैसला लेता है और सारे डॉक्यूमेंट्स ओवन में जला देता है और गैस लीक करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। इससे पेंट हाउस में एक बड़ा धमाका होता है। अस्पताल से ठीक होने के कुछ दिनों बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसको वही आवाज़ें सुनाई देती हैं और वू सोंग की स्माइल पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें और अपने मूवी लवर दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें, सोचते रहें।